नमस्कार दोस्तों, सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस क्लास में हम राजस्थान की एकीकरण को डिस्कस करेंगे। राजस्थान का जो एकीकरण जो अपन 7 चरणों के अंदर देखते हैं, तो इन 7 चरणों में पूरा राजस्थान बना। लेकिन इस राजस्थान की एकीकरण से पहले अपन थोड़ी सी बात करें, जो 3 जून की योजना थी, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित होने के बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और 1947 जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, उसके बाद में रियासती विभाग का भारत में गठन हुआ और जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे और जो सचिव थे वीपी मेनन थे। तो आज अपन देखेंगे भी राजस्थान का जो एकीकरण 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का लगभग समय लगा था। तो इस पूरे 8 साल के अंदर लगभग पूरा राजस्थान बना और कितने चरणों में बना और कितनी परेशानियां आई, तो इन सारी चीज़ों को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि आज राजस्थान दिवस है, तो अपन राजस्थान का जो एकीकरण है इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए। तो देखिए राजस्थान की एकीकरण में अपन बात करें तो देखिए 7 चरणों की अपन बात करेंगे और 7 चरणों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया। देखिए ये 7 चरण आप जरूर अच्छे से, जितना आप इसको थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करोगे तो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो 7 चरण है, सबसे पहले देखिए बहुत ही सिंपल है। आप देखिए हर चरण की 5-6 बातें अच्छे से आप याद कर लीजिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप देखिए जो चीज़ें मैं लेके आया हूँ एग्जाम के अंदर, इसी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात करें, इन 7 चरणों को किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ की मैं बात करूं तो देखिए मत्स्य संघ का जो गठन हुआ वो कब हुआ था, तो 18 मार्च 1948 को। डेट भी बड़ी सिंपल है, आपको डेट भी अच्छे से याद हो जाएगी। आप देखिए उसके बाद में पर देखेंगे कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें हैं, और रियासतों के बाद में अपन बात करेंगे कौन कौन सी राजधानी है। उसके बाद में हम राष्ट्र प्रमुख देखेंगे, प्रधानमंत्री को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है उसको आपको क्लियर करना। ऐसे कैसे अपन देखेंगे भाई, जो सेकंड चरण है उसको अपन किस नाम से जाना जाए, राजस्थान संघ। और थर्ड चरण है उसको अपन संयुक्त राजस्थान के नाम से, और चौथा चरण है उसको अपन व्रत राजस्थान या व्रत राजस्थान। उसके बाद में 5वां चरण है वो संयुक्त व्रत राजस्थान है, और फिर आपका 6ठा चरण राजस्थान, और उसके बाद में जो 7वां चरण है वो पुनर्गठित राजस्थान, यानी जो वर्तमान राजस्थान जो अस्तित्व में अपन देखते हैं, तो वो पूरा राजस्थान 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट राजस्थान का क्या हो गया, एकीकरण। तो इसको अपन बोलते हैं पुनर्गठित राजस्थान। ठीक है, तो देखिए ये जो 7 चरण इसको अपन देखें। देखिए डेट बड़ी सिंपल है, पहली 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल। ये 3 आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए, 18, 25, 18, यानी 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल, ये 1948 में। फिर चौथे चरण की बात करें तो 30 मार्च, और आज 30 मार्च है, आप सबको पता है। और इसी दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन राजस्थान के अंदर 4 बड़ी जो रियासतें थी इसका विलय हुआ था, इस वजह से इसको अपन राजस्थान दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो 30 मार्च, तो ये 30 मार्च 1949। फिर 5वें चरण की बात करें तो 15 मई 1949, फिर 26 जनवरी, फिर 1 नवंबर 1956। तो कई बार ये डेटें भी पूछी जाती है, तो आप इन 7 चरणों की डेट सिंपल है, अच्छे से याद कर ले, 1-2 बार प्रैक्टिस करें। बिल्कुल आप एक सारणी टाइप इसको बना लें, डेली देखते रहे थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब देखिए रियासतों की बात करें कि कौन कौन सी रियासतें। सबसे पहले चरण की अपन बात करें तो 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ABCD आप करके इसको याद कर सकते हो। और देखिए पहले में 4 रियासतें हैं और एक आपका ठिकाना। देखिए पूरे राजस्थान के अंदर आपको पता है 19, 3 और 1, आपको ये याद रखना है। 19, 3, 1, 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाना है और 1 अंग्रेज शासित प्रदेश है। तो इन सब का अपन राजस्थान के अंदर क्या करेंगे, विलय करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो पहले चरण के अंदर जो मत्स्य संघ है उसके अंदर 4 रियासतें हैं, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक आपका है ठिकाना है और इसका नाम है आपका नीमराणा। बिल्कुल सिंपल है। तो पहले चरण में 1 ठिकाना है, 4 रियासतें। फिर सेकंड चरण की बात करें रियासतों की, तो यहाँ पे कुल 9 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं? 9। बहुत ही सिंपल है। आप 9 रियासतों को याद कैसे करोगे भाई, तो डूंगरपुर, किशनगढ़, टोंक, प्रतापगढ़, कोटा, शाहपुरा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़। बिल्कुल सिंपल है, एक अच्छी ट्रिक आप इसको याद कर ले, ट्रिक के द्वारा। देखिए DK, TPK, SBBJ गया, SBBJ गया। देखिए DK, TPK, SBBJ गया। इन SBB जो बैंक है, पहले बैंक हुआ करती थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो आप इस तरह से इनको याद कर ले। टोटल कितनी रियासतें हैं आपकी? 9। तो देखिए डूंगरपुर,
किशनगढ़, उसके बाद में टोंक, टोंक के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद शाहपुरा, शाहपुरा के बाद बूंदी, फिर बांसवाड़ा, फिर झालावाड़। बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगी इस ट्रिक के द्वारा, ठीक है। और एक इसके अंदर आपको याद रखना है, क्योंकि कुशलगढ़ है जो वर्तमान में अपन इसको बांसवाड़ा में देखते हैं, तो बांसवाड़ा के साथ जब बांसवाड़ा का विलय हुआ तो जो आपका ठिकाना है कुशलगढ़, इसका भी क्या हो गया, विलय। तो देखिए पहले चरण में 4+1, सेकंड चरण में 9+1। थर्ड चरण की बात करो तो थर्ड के अंदर केवल राजस्थान, इसके अंदर इसके अंदर उदयपुर का विलय हुआ। किसके अंदर, राजस्थान संघ के अंदर, सेकंड चरण के अंदर थर्ड चरण का उदयपुर का विलय हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब उदयपुर का विलय हुआ तो काफ़ी सारी परेशानियां आई, और आपको पता है भोपाल सिंह ने काफ़ी प्रिवी पर्स को लेकर के मुद्दा उठाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जितना प्रिवी पर्स मांगा था तो सारी मांगे उसकी मान ली गई। उसके बाद में उदयपुर का विलय तीसरे चरण में हुआ। और आपको बता दूं जो प्रिवी पर्स का मतलब होता है कि उस समय जो भी बड़ी रियासतें होती थी उसको एक्स्ट्रा भत्ता मिलता था, तो उस भत्ते के संदर्भ में जो प्रिवी पर्स हुआ था वो 10 लाख के आसपास राशि तय थी, तो उसे भी उन्होंने बढ़ाकर राशि की मांग की गई थी। और आपको बता दूं कि बाद में जब स्वतंत्र भारत की अपन बात करें तो सभी से संविधान संशोधन करके इस प्रिवी पर्स को ये सब को क्या किया, खत्म किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए उसके बाद में चौथे चरण की बात करूं तो यार रियासतों की बात करें तो आपको पता संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतें मिली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ध्यान दीजिएगा किसके अंदर, संयुक्त राजस्थान। अब देखिए संयुक्त राजस्थान में कितनी थी, 10, और उसके बाद में 4 और मिल गई, कितनी होगी, 14। 4 और मिल गई, 10 तो यहाँ थी, और 4 और मिल गई 14, और 2 आपके हो गए ठिकाने। और 2 ठिकाने कौन कौन से, अब देखिए 2 ठिकाने, एक तो आपको पता कुशलगढ़ और एक यहाँ पे आपको पता जयपुर। और उस समय जयपुर के अंदर आपको पता एक लावा ठिकाना था जो वर्तमान में तो टोंक में है, लेकिन उस समय कहाँ था, जयपुर में था। तो इसका भी विलय राजस्थान हुआ। तो इस चौथे चरण तक आते आते 14+2 टोटल रियासतें हो गई थी, ठीक है। अब अपन पांचवें चरण की बात करें जो 15 मई 1949 को इसका पांचवें चरण का जब गठन हुआ, तो इस पांचवें चरण के अंदर जो रियासतें थी उसकी अपन बात करें तो इसके अंदर आपको याद रखना है जो व्रत राजस्थान है इसके अंदर मत्स्य संघ का विलय हो गया। अब देखिए व्रत राजस्थान के अंदर कितनी थी, 14+2, और आपको पता है मत्स्य संघ के अंदर कितनी थी, 4+1, तो 4+1 तो कितनी रियासतें होगी टोटल, 18, 14 और 4 18। और आपके जो ठिकाने हैं यहाँ पे ठिकाने कितने हैं, 2, और एक ठिकाना आपका निमराना जब इसका विलय हुआ तो टोटल ठिकाने कितने हो गए, 3। तो कहने का मतलब है 18 रियासतें होगी और आपके 3 ठिकाने। तो पांचवें चरण आते आते आपके टोटल 19 जो रियासत थी उसमें से 18 रियासतों का विलय हो गया, और जो 3 ठिकाने थे वो तीनों ठिकाने आ गए। लेकिन आपको याद रखना है ये जो 3 ठिकाने और जो 18 आपकी रियासत थी, लेकिन छठा जो चरण है जो राजस्थान, इसका जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और यहां पर अपन रियासतों की बात करें तो याद रखना ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, आप गलती करते हो इतने पढ़ने के बावजूद भी। याद रखना है यहाँ पे संयुक्त व्रत राजस्थान जो 5वां चरण है इसके अंदर सिरोही का विलय हुआ। किसका विलय हुआ, सिरोही का। आपको कोई पूछ ले भाई छठे चरण में किसका विलय हुआ, सिरोही का। लेकिन याद रखना सिरोही का जब विलय हुआ था, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़ करके पूरा सिरोही छठे चरण में राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान आपको याद रखना इस संयुक्त व्रत राजस्थान के अंदर सिरोही का विलय हुआ। याद रखिएगा बहुत ही सिंपल है। तो सिरोही का विलय छठे चरण में, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके इन आबू और देलवाड़ा को मुंबई प्रांत का दे दिया गया था। किसको दे दिया गया, मुंबई प्रांत को। अब देखिए समस्या ये हो गई थी क्योंकि उस समय आबू और देलवाड़ा बहुत ही पर्यटन की दृष्टिकोण से और काफ़ी हिल स्टेशन के रूप में फेमस था, तो क्यों न इनको यहाँ से उठा करके किसको दे दिया, बम्बई प्रांत को। तो राजस्थान के जो गोकुल भाई भट्ट सिरोही के नेता, उन्होंने विरोध किया काफ़ी, और विरोध करने के बावजूद फिर इस पर विचार किया गया और 7वें चरण के अंदर आबू देलवाड़ा को फिर से वहाँ से उठा करके वापस राजस्थान के अंदर डाला। तो कहने का मतलब आपको याद रखना है कि छठे चरण के अंदर सिरोही का विलय हुआ, लेकिन किसको छोड़ करके, आबू और देलवाड़ा को, ठीक है। और 7वें चरण की अपन बात करेंगे, उसमें अपन देखेंगे भाई 7वें चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतें हैं। तो आप देखिए, अब देखिए 7वें चरण की अपन बात करें तो एक तो आपको पता अंग्रेज शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, और उसके साथ में आबू देलवाड़ा। अब ध्यान रखना क्योंकि छठे चरण में सिरोही का विलय हुआ, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके हुआ, और 7वें चरण में वापस से मुंबई प्रांत से आबू देलवाड़ा को वापस राजस्थान के अंदर इसका विलय करवा दिया। तो याद रखिएगा अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा। अब देखिए जो नीचे वाली जो है इनको आप जरूर याद रखिए, एग्जाम में ये पूछा जाता। देखिए अब देखिए एमपी का सुनील ठप्पा। अब देखिए झालावाड़ के बिल्कुल बॉर्डर पे
ये जो सुनील ठप्पा ये जगह है एमपी की, तो इस सुनील ठप्पा तो याद कैसे रखना भाई, सुनील ठप्पा का राजस्थान के अंदर ठप्पा बोलते ना, ठप्पे का मतलब एक जगह से उठा के उसको राजस्थान के अंदर डाल दिया, तो इन्हीं सुनील ठप्पा। और फिर झालावाड़ के अंदर जो सिरोंज क्षेत्र है तो उसका काफी भाग कहने का मतलब एमपी के नजदीक था और इस वजह से इसको एमपी के अंदर विलय करवा दिया। तो याद रखिएगा सुनील ठप्पा जिसको राजस्थान के अंदर ठप्पा खड़वा दिया, और यहाँ पे जो सिरोंज क्षेत्र है इसको किसको दे दिया, एमपी को। ये दोनों याद रखिए भाई, ये पूछा गया कई बार एग्जाम में आया। देखिए सुनील ठप्पा एमपी का है लेकिन इसका विलय राजस्थान में हो गया, सिरोंज क्षेत्र है वो झालावाड़ का है और इसको किसको दे दिया, एमपी को दे दिया। तो बस ये दो चीजें आप सातवें चरण की याद रखिए। देखिए अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा याद रखिएगा। अजमेर मेरवाड़ा अंग्रेज शासित प्रदेश है, आबू देलवाड़ा याद रखना। जब सिरोही का विलय हुआ था तो केवल और केवल आबू देलवाड़ा को छोड़ करके पूरा सिरोही आया था। छठे चरण में आबू देलवाड़ा को मुंबई प्रांत को दे दिया और सातवें चरण में वापस से आबू देलवाड़ा को मुंबई प्रांत से वापस राजस्थान में इसका विलय करवा दिया। तो कहने का मतलब आबू देलवाड़ा और आपका अजमेर मेरवाड़ा। फिर क्या हुआ, दो जगह आपको याद रखना, एक एमपी का आपको याद रखना सुनील ठप्पा जिसका विलय राजस्थान में हुआ, और लेकिन झालावाड़ के अंदर सिरोंज क्षेत्र है इसका एमपी में विलय करवा दिया। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है सातवें चरण। अब देखिए तीन चार बातें और अपन देखते हैं। राजधानी की बात करें तो पहले चरण की राजधानी अलवर थी, दूसरे चरण की राजधानी कोटा थी, तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर थी, चौथी की जयपुर थी, उसकी बाद में जयपुरी थी। ठीक है, आपको चार तक याद रखना, बाकी कॉमन है, कोई ज्यादा इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में हम राज प्रमुख की बात करें तो पहले चरण के राज प्रमुख की बात करें मत्स्य संघ की, तो यहाँ पे थे उदय भानु सिंह या उदय भान सिंह। याद रखिए धौलपुर के उदय भान सिंह उस समय राज प्रमुख की काफी बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। जैसे आज अपन संवैधानिक तौर पर राज्यपाल को देखते हैं तो उसी तरह से उस समय राज प्रमुख काफी बड़ी पोस्ट थी। ठीक है, तो ये उदय भानु सिंह। और यहाँ पे राज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह, और तीसरे चरण के अंदर राज प्रमुख की बात करें तो कौन है, भूपाल सिंह। और याद रखिएगा तीसरे चरण में सहमति बनी कि वो आजीवन, आपको पता दो तीन शर्तें थी, एक तो पृथ्वी पर्स को लेकर के थी, एक राजधानी मतलब उदयपुर को बनाया जाए, और इसके अलावा जो भूपाल सिंह थे उनको आजीवन राज प्रमुख का पद दिया जाए। तो इन तीनों शर्तों को मान लिया गया। और फिर आगे जैसे तीसरे चरण के अंदर जो राज प्रमुख बने थे भूपाल सिंह, तो चौथे चरण के अंदर राज प्रमुख तो मान सिंह बने थे लेकिन एक नया पद क्रिएट कर दिया महाराज प्रमुख। याद रखिएगा, तो महाराज प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो पहले चरण में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत ये अलवर के थे, और दूसरे चरण के अंदर प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुललाल असावा ये शाहपुरा के थे, और तीसरे चरण की बात करूं प्रधानमंत्री तो माणिक्यलाल वर्मा थे, और चौथे चरण के अंदर हीरालाल शास्त्री थे। कई बार आपको पता है उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे, चार तक याद रखिए, बाकी चीजें क्या कॉमन चलेगी ज्यादा इसमें। जैसे राजधानी को लेकर के, राज प्रमुख को लेकर के जो पदाधिकारी थे, मंत्रिमंडल था, तो कोई ज्यादा कोई फेरबदल नहीं था, तो इसलिए यहां से प्रश्न ये इन चीजों के संबंध में नहीं पूछा जाता है। तो आप ज्यादातर चौथे चरण तक ये जो राज प्रमुख है, महाराज प्रमुख है, राजधानी है, प्रधानमंत्री, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, बाकी इतना कॉमन आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए एक अपन बात करते हैं उद्घाटनकर्ता। चार चरणों का आप याद रखिएगा, जो बड़े बड़े हैं अधिक, आपको पता 19 रियासतों में से लगभग 18 के आसपास रियासतों का विलय चौथे चरण तक आते आते हो गया था, पांचवें चरण तक। तो उसके बाद की चीजें ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन 4-5 तक आप अच्छे से याद रखिए। तो देखिए उद्घाटनकर्ता पहले चरण के अंदर एनवी गॉडगिल, सेकंड के अंदर भी एनवी गॉडगिल याद रखना है। ठीक है, और तीसरे चरण की बात करूं तो यहां जवाहरलाल नेहरू। आपको पता तीसरे चरण के अंदर थोड़ी काफी सारी परेशानियां थी, इसको देखते हुए उद्घाटनकर्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया गया। और चौथे चरण की बात करें तो यहाँ पे उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, दो में एनवी गॉडगिल है, तीसरे के अंदर याद रखिएगा, तीसरा और चौथा एग्जाम पूछा जाता, कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको JLN याद रखना शॉर्ट में, जवाहरलाल नेहरू, और JLN के अंदर 3 आपको शब्द आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश के। तो इसी हिसाब से तीसरे चरण में आपको इसको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, और चौथे में कौन है, सरदार पटेल। अब देखिए इसके बाद में अपन देखिए पांचवा, छठा और सातवां, यहां मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल यहां से प्रश्न पूछे जाता है। देखिए आपको पता है कि पांचवें चरण के अंदर आपको पता अलवर भरतपुर यहाँ की कुछ जो रियासतें थी वो राजस्थान के अंदर विलय, वो नहीं चाहते थे कि भाई हमारा विलय राजस्थान में हो, क्योंकि आपको पता है यूपी बॉर्डर के टच में होने की वजह से उनके जो भाषा, उसका पहनावा, रंग रूप, काफी मतलब संस्कृति को देखे तो उनका जो
पूरा राजस्थान से बहुत कम, मतलब बाकी जो राजस्थान से कम मैच करता था। इस वजह से वो चाहते थे कि हमारा विलय हम यूपी में मिलना चाहते थे, तो इसलिए इसको राजस्थान में विलय कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ये कमेटी एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है। देखिए शंकर देव राय समिति कई बार पूछा गया है। इसके अंदर सदस्य कितने हैं, किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। सदस्य पूछे हुए कितने सदस्य, 2 सदस्य, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। देखिए शंकर देव राय समिति, और इस समिति ने जनमत के आधार पर इनका विलय राजस्थान में करवाया, और 2 सदस्य थे, याद रखिएगा, एक तो आर.के. सिदावा और एक प्रभु दयाल। ये 2 सदस्य नंबर पूछा था कि भाई शंकर देव राय समिति के अंदर कितने मेंबर थे। तो 5वें चरण के अंदर शंकर देव राय समिति का गठन किया गया था। और आपको याद रखना है कि जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कराने के लिए इस आपके कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, सदस्य जरूर याद रखिएगा। अब देखिए छठा जो चरण है, आपको पता छठे चरण आते आते आपको पता भाषाई आधार पर भारत के अंदर राज्यों के गठन की मांग बड़ी तेज होगी, क्योंकि आपको पता आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और पोटी जो रामल्लू थे उन्होंने काफी दिनों अनशन करने के बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में भारत के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बड़ी तेज हो गई। क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था, यदि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन शुरू हो जाएगा तो पूरे अखंड भारत का निर्माण असंभव था। तो इसको देखते हुए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया भारत सरकार ने, कब किया था, 22 दिसंबर 1953 को। जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था तो इस भाषाई समस्या के निपटान के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे, ये कई बार पूछा जाता है। देखिए भाषाई आधार पर आपको पता राज्य पुनर्गठन आयोग जब गठित हुआ था 1953 के अंदर भाषाई समस्या के निदान के लिए, तो इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे, फजल अली को। और फजल अली की अध्यक्षता में, और इसके जो सदस्य थे 2 सदस्य थे, एक हृदयनाथ कुंजरू और एक आपके थे सरदार पन्नीकर। तो ये याद रखिएगा 2 सदस्य, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को सितंबर 1955 में सौंपी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन हुआ 1956। याद रखिएगा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के इस समस्या के निदान के लिए एक आयोग गठित हुआ, और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का गठन हुआ। तो ये 3-4 बातें आप अच्छे से याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता। देखिए फिर अपन इसकी चरण की अपन बात कर ली, 7वें चरण की। तो यहां से आपको देखिए 5 और 6 के अंदर ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, इसका आप जरूर याद रखिएगा। डेट पूछो, किसकी अध्यक्षता में, क्यों गठित किया गया, तो ये सारी छोटी-छोटी चीजें हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिए। ठीक भाई, तो ये आपके 7 चरण है, बहुत ही सिंपल है। मैंने इसको ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो, आप इन जो आपको मैंने पॉइंट दिए इनको याद रखिएगा। एग्जाम में इसके इर्द गिर्द प्रश्न पूछे गए। आप राजस्थान एकीकरण से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप देख के और इस टेबल को अच्छे से आप याद करने के बाद इन प्रश्नों को हल करना, तो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामना। मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।